तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ माइनर्स को देखते हैं जो कि एक माइन में खुदाई का काम कर रहे थे और उनमें से एक माइनर को वहां पर एक दीवार मिलती है और दीवार के पीछे उनको एक केव मिलती है। लेकिन उनको जल्दी ही ये पता चल जाता है कि शायद वहां पर लीथल गैसेस हो सकती हैं क्योंकि उनका बर्ड मारा गया था। अब अंदर किस तरह की गैसेस हैं या फिर नहीं हैं और अगर अंदर फ्लेमेबल गैसेस हैं तो उसका पता लगाने के लिए वो एक आदमी को अंदर चेक करने के लिए भेजते हैं। वो आदमी अंदर जाता है और एक स्टिक पर आग लगाकर उस केव के अंदर पहुंच जाता है और ये जगह जो कुछ भी थी वो खुद से खुद बनी हुई नहीं लग रही थी, यानी कि अननेचुरल थी। खैर उस आदमी को वहां पर गैसेस तो नहीं मिलती लेकिन उसे वहां पर किसी चीज का हाथ दिखाई देता है और वो हाथ नॉर्मल नहीं था। वो आदमी उस चीज को देखकर वहां से डर कर बाहर भागने लगता है कि तभी वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और कहानी 1956 के मोरक्को में आती है और हम वहां पर आमिर और उसके दोस्त को देखते हैं और वो दोनों एक आदमी के पास जा रहे थे जो कि उनको फ्रांस में एक माइनिंग कंपनी में भेजने वाला था अगर वो दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं तो। खैर अब ये दोनों ही वहां पर पहुंचते हैं लेकिन वहां पर और भी कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिसके बाद वो आदमी जो लोग रिजेक्ट थे उन पर रेड स्टैंप लगा देता है और जो सेलेक्ट हो गए थे उनके ऊपर हरी स्टैंप लगा दी जाती है। लेकिन वो आमिर पर भी रेड स्टैंप लगा देता है और क्योंकि आमिर को इस काम की बहुत जरूरत थी तो वो खुद ही अपने पर ग्रीन स्टैंप लगा लेता है और जो काम आमिर ने किया था उसके लिए हिम्मत चाहिए थी और ये बोलकर वो आदमी आमिर को भी सिलेक्ट कर लेता है, यानी कि उसके धोखा करने के बावजूद भी उसने उसकी हिम्मत को सलाम किया। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी ये कहता है कि आमिर को डेविल्स आइलैंड में शिफ्ट किया जाए पर सभी सेलेक्ट करे गए आदमियों को एक बस में बैठाकर फ्रांस की माइनिंग कंपनी तक लेकर जाया जाता है। फिर सीन प्रोफेसर बर्थियर पर फोकस करता है जो कि माइनिंग कंपनी के मालिक फॉसियर से मिलने आए हुए थे क्योंकि वो उनका अच्छा दोस्त होता है। खैर वहां पर वो फॉसियर से जाकर बोलता है कि उसे डेविल्स आइलैंड जाना है और वहां उसे कुछ सैंपल्स इकट्ठा करने हैं। पहले फॉसियर नहीं मानता लेकिन प्रोफेसर काफी ज्यादा जोर देता है और बहुत सारे पैसे भी देता है और उसके साथ नीचे जाने के लिए एक टीम भी मांगता है। तभी वहां पर अलार्म बजने लगता है और कुछ लोग एक इंजर्ड आदमी को लेकर माइन से बाहर आते हैं। बाकी माइनर्स बताते हैं कि अगर रोलैंड ना होता तो माइनर मर जाता और अब रोलैंड की इस बहादुरी को देखकर प्रोफेसर उसे अपनी टीम के अंदर लेने की डिमांड करने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। जिसके बाद फॉसियर रोलैंड को अपने ऑफिस में बुलाकर प्रोफेसर की डील बताता है। पहले रोलैंड नहीं मानता लेकिन जितने पैसे उनको मिल रहे थे इस काम के ये सुनकर वो मान जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि आमिर भी उसी माइनिंग कंपनी में आ चुका है और वहां पर उसकी मुलाकात सैंतिनी और पोलो से होती है। खैर यहाँ पर इसके बाद आमिर को उसके कपड़े और बाकी सामान दे दिया जाता है। फिर वो अपने कपड़े और गियर को पहनकर माइनिंग के लिए रेडी हो जाता है और क्योंकि आमिर को फ्रेंच आती थी और इसलिए रोलैंड उसे अपनी टीम में रख लेता है। वहीं लुइस और मिगुएल नाम के दो माइनर्स भी होते हैं और वो भी रोलैंड की टीम का हिस्सा थे। अब इसके बाद में ये सभी जाकर माइन के अंदर खुदाई करने लगते हैं क्योंकि प्रोफेसर बर्थियर को 1000 मीटर्स नीचे से सैंपल लेने थे। सो इसलिए वो सभी और नीचे जाने के लिए रास्ता बनाने लगते हैं। इसी बीच पोलो आमिर को अपने घोड़े से भी मिलवाता है और वो बताता है कि इस घोड़े को जल्दी ही मशीन से रिप्लेस किया जाएगा। खैर सीन अब कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है और अब 1000 मीटर्स तक खुदाई हो चुकी थी और अब बर्थियर भी रोलैंड और बाकियों के साथ नीचे जाने के लिए वहां पर आ जाता है और वो थोड़ी देर बाद नीचे जाने लगते हैं और रोलैंड के पूछने पर कि वो इतना नीचे जा क्यों रहे हैं तो बर्थियर ये बताता है कि बस उनको सैंपल्स लेने हैं। खैर वो सभी नीचे पहुंच जाते हैं और फिर बर्थियर नीचे जमीन में एक डिवाइस की मदद से कुछ करने लगता है और फिर वो नीचे रोलैंड को एक जगह दिखाता है और वहां पर ब्लास्ट करने के लिए बोलता है। रोलैंड अब डायनामाइट्स की मदद से नीचे ब्लास्ट करता है जिससे जमीन में एक होल बन जाता है और नीचे खाली चेम्बर था, यानी कि एक गुफा। खैर अब पोलो अपने घोड़े को लेने चला जाता है और बाकी लोग होल को और बड़ा करते हैं। फिर वो एक एक करके नीचे जाते हैं और वो नीचे जाकर देखते हैं कि नीचे इंसानों के द्वारा बनाई गई एक गुफा है और तभी रोलैंड एक पुराने लेजेंड के बारे में बताता है, सेंट लुई के माइनर्स के बारे में जो कि एक पुरानी माइन में काम कर रहे थे और वहां पर आग लग गई थी और ऐसा वहां की फ्लेमेबल गैसेस की वजह से हुआ था। तो उस माइन को बाहर से ही सील कर दिया गया और ना ही काम कर रहे माइनर्स का कुछ पता चला था, ना ही उनकी बॉडीज कभी मिली। खैर यहाँ पर रोलैंड और बाकी लोग बात कर ही रहे थे कि बर्थियर वहां से पता नहीं कहाँ चला जाता है। अब क्योंकि बर्थियर की सेफ्टी के लिए ही रोलैंड को बोनस मिलने वाला था तो रोलैंड बाकियों को लेकर बर्थियर को ढूंढने लगता है। अब रोलैंड आगे जाकर दो टीम्स में बढ़ जाता है। पहली टीम के अंदर रोलैंड और मिगुएल थे, दूसरी टीम के अंदर सैंतिनी, आमिर और लुई। खैर लुई, सैंतिनी और आमिर को आगे एक जगह मिलती है जहां पर एक आदमी का ढांचा था, यानी कि स्केलेटन। लुई को उस स्केलेटन के पास से एक पत्थर से कार्व की गई चीजें मिलती हैं तो वो उस पत्थर को अपने पास रख लेता है। अब आमिर ये देखता है कि उस आदमी ने मरने से पहले अपनी उंगलियों को काट लिया था और वो आदमी असल में सेंट लुई के माइनर्स में से एक था। और आमिर ये भी नोटिस करता है कि उस माइनर ने मरने से पहले अपनी उंगलियां काट कर वहां पर दीवार पर कुछ लिख दिया था
उसने ये लिखा था कि वो ये डिजर्व नहीं करते थे और वो अंधेरे में से निकलकर वापस जरूर आएगा। खैर इसके बाद वो रोलैंड और मिगुएल के पास जाते हैं जिन्हें बर्थियर मिल गया था और वो वहाँ पिक्चर्स ले रहा था। तो रोलैंड बर्थियर से अपने तरीके से खुद बात करता है और अब बर्थियर भी समझ जाता है कि रोलैंड को सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं और यहाँ पर झूठ नहीं चलेगा। तभी बर्थियर बताता है कि ये जगह एक बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन ने बनाई है और ये जगह कम से कम 10 लाख साल पुरानी है। खैर वो रोलैंड से वहां पर एक वॉल में होल करने को कहता है और उस वॉल पर कुछ कार्व करके लिखा हुआ था। खैर रोलैंड डायनामाइट से उस वॉल में होल कर देता है और वो सभी वॉल के पार जाते हैं। अब उन्हें वहां पर पत्थर से बनाए गए पिलर्स मिलते हैं जिस पर कार्व करके कुछ लिखा हुआ था। वहीं पर उनको कुछ और स्केलेटन्स भी मिलते हैं। खैर थोड़ा और आगे जाने पर उनको एक क्रिप्ट यानी कि एक वॉल्ट मिलता है और वहां पर एक ताबूत था और रोलैंड के पूछने पर बर्थियर बताता है कि कहा जाता है कि इसके अंदर एक गॉड लाइक क्रीचर है। खैर रोलैंड बर्थियर को वो ताबूत खोलने नहीं देता। हालांकि बर्थियर वहां पर खड़ा होकर पिक्चर्स लेने लगता है और बाकी सब उस जगह से बाहर चले जाते हैं। अब बाहर उन्हें पोलो अपने घोड़े के साथ मिलता है और उसने बाहर जाने का सारा इंतजाम कर लिया था। वो लोग अब ऊपर चढ़ने ही वाले थे कि तभी पोलो का जो घोड़ा होता है वो बेकाबू होकर वहां से भाग जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है कि तभी माइन गिरने लगती है और ऊपर से पत्थर उन पर गिरने लगते हैं और कुछ पत्थर संतनी के पैर पर आकर गिरते हैं। खैर बाकी सब ठीक थे लेकिन संतनी का एक पैर पूरी तरह से क्रश हो चुका था और सबसे खतरनाक बात कि बाहर जाने का रास्ता तक बंद हो चुका था। खैर अब रोलैंड बोलता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है तो उन सब की आवाज किसी ने तो सुनी होगी। तब पोलो ये कहता है कि जब वो यहाँ पर आए थे तो उसी वक्त सारे लोग चले गए थे। तो रोलैंड को ये पता चल जाता है कि ये सब बर्थियर और फोसियर ने किया है तो वो बर्थियर पर भड़क जाता है। खैर बाकी लोग रोलैंड को शांत करते हैं और फिर वो सैंतनी के लिए एक स्ट्रेचर बनाते हैं और उसे उस पर लेटाकर उसके पैर की हड्डी ठीक करके उसे एक जगह स्टेबल करते हैं। फिर रोलैंड आमिर को किसी भी वॉल में क्रैक ढूंढने के लिए कहता है ताकि वो उसमें ब्लास्ट करके बाहर निकल सकें। अब इधर रोलैंड और मिगुएल बर्थियर का क्या हाल करना है वो सोचते रहते हैं और उधर आमिर क्रैक ढूंढता हुआ क्रिप्ट के होल तक पहुंच जाता है और उधर उसे पोलो और लुई मिलते हैं जो कि वहां पर उस ताबूत को खोलने की कोशिश कर रहे थे। आमिर के बहुत मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानते लेकिन ताबूत उनसे फिर भी नहीं खुलता और वो दोनों वहीं पर थक कर बैठ जाते हैं कि तभी आमिर को वो पत्थर दिखाई देता है जिसे लुई ने अपने पास रखा हुआ था और वो पत्थर असल में कोई पत्थर नहीं बल्कि एक चाबी थी और वो ताबूत के अंदर जैसे ही उसको लगाते हैं तो ताबूत खुल जाता है। फिर लुई और पोलो भी उसकी हेल्प करते हैं कवर हटाने में और ताबूत के अंदर ढेर सारे हीरे थे जिन्हें वो अपने पास रख लेते हैं। अब आमिर ये कहता है कि ये चीज बिल्कुल गलत है और लुई ये बोलता है कि अगर उसने ये बात किसी को भी बताई तो वो उसे जान से मार देगा। जिसके बाद में आमिर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद वो दोनों बराबर हिस्सा कर रहे होते हैं कि तभी ताबूत में से एक क्रीचर को दिखाया जाता है और इसी क्रीचर को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था यानी कि वो जो अजीब सा हाथ था और स्टार्टिंग में वो जो माइनर्स थे वो सेंट लुई माइनर्स थे। खैर उस क्रीचर को देखकर वो चिल्लाने लगते हैं और वो वहां से भागने लगते हैं और आमिर भी उन्हें बाहर ही मिलता है। वो तीनों अब भागकर रोलैंड और बाकियों तक पहुंच जाते हैं। अब ये तीनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और इससे पहले कि वो कुछ भी बता पाते पीछे से वो क्रीचर आता है और वो पोलो को पकड़कर दूर अंधेरे में खींचता हुआ ले जाता है और बाकी सभी उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन वो पोलो को लेकर अंधेरे में गायब हो गया था। खैर अब थोड़ी दूर जाकर उन सभी को पोलो की बिना सर की लाश मिलती है। ये देखकर मिगुएल बर्थियर पर भड़क जाता है क्योंकि वो पोलो की डेड बॉडी की फोटो लेना चाहता था। तो रोलैंड मिगुएल को शांत करता है और बर्थियर से उसको पता चलता है कि आने वाले 10 घंटों तक उन्हें ढूंढता हुआ वहां पर कोई नहीं आएगा। खैर वो ये बताता है कि वो क्रीचर उस सिविलाइजेशन द्वारा पूजा जाता था जिन्होंने ये जगह बनाई थी यानी कि वो उनके लिए एक गॉड की तरह था। यानी कि अगर उनको ये सुनकर शौक लगा था कि ये जो सिविलाइजेशन थी वो 10 लाख साल पुरानी थी तो असली शौक तो अब उन्हें लगेगा क्योंकि ये ताबूत करोड़ों साल पुराना है और उन लोगों को सैक्रिफाइस देना पड़ता था उस क्रीचर को ताबूत में रहने के लिए क्योंकि वो उस क्रीचर से डरते थे और वो ताबूत उस क्रीचर की एक तरह से जेल है यानी कि वो तब तक ही बाहर नहीं आता जब तक कि लोगों का सैक्रिफाइस उसको जाता रहे। एंड यहाँ पर वो ताबूत लॉक्ड हो रखा था तो माइट भी सिविलाइजेशन ने उसको लॉक कर दिया होगा क्योंकि उनके पास शायद कोई बंदे बचे ही नहीं होंगे सैक्रिफाइस देने के लिए। खैर वो बात कर ही रहा था कि लुई को सैंतनी के बारे में याद आता है और वो सभी उसके पास जाने के लिए भागते हैं लेकिन तब तक वो क्रीचर सैंतनी तक पहुंच गया था जहां पर हम उसे अच्छी तरह से देख भी पाते हैं जो कि काफी भयानक होता है। खैर जब रोलैंड और बाकी सभी वहां पहुंचते हैं तो उन्हें स्ट्रेचर पर सैंतनी नहीं दिखता क्योंकि उस क्रीचर ने सैंतनी को पकड़ा हुआ था और वो क्रीचर रोलैंड और बाकियों के सामने सैंतनी के पेट को चीर कर वहां से चला जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। अब इसके चलते रोलैंड और बाकी सब कुछ नहीं कर पाते। खैर अब वो वहां पर सभी यही बात कर रहे होते हैं कि बाहर कैसे निकला जाए। तो आमिर ये कहता है कि हो सकता है कि बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा क्योंकि वो लोग जिन्होंने ये जगह बनाई थी वो कहीं से तो आते जाते होंगे। तो यहाँ पर बर्थियर को उन पिलर्स के ऊपर कार्व करी गई बातों में रास्ता ढूंढने का आइडिया आता है।
तो यहाँ पर वो एबजेड का इस्तेमाल करके लिखी हुई बातों को ट्रांसलेट करता है और वो लिखी हुई कार्विंग्स लेफ्ट राइट करके डायरेक्शन बता रही थी और बर्थियर ने वो डायरेक्शंस नोट भी कर ली थी। अब एबजेड एक तरह की अरबिक न्यूमेरिकल मेथड होता है जिसके जरिए वो यहाँ पर इन भाषाओं को ट्रांसलेट कर सकते हैं। खैर अब वो उस डायरेक्शन को ही फॉलो करते हैं और वो एक जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ केजीज थे जिसके अंदर बहुत सारे स्केलेटन्स भी थे। खैर अब उनको ये पता चलता है कि वो असल में एक सैक्रिफाइस पिट थी और जो उसमें गिरने के बाद बच जाया करते थे वो उस क्रीचर के लिए सैक्रिफाइस होते। और यहाँ पर पिंजरा इसलिए बनाया गया था ताकि अगर कोई अपना मन बदल ले तो फिर उनकी कभी वापसी ना हो। और वहीं पास में लिखा हुआ था कि उस क्रीचर का नाम असल में मॉकनॉर्थ है, जिसका मतलब होता है द सोल ईटर, यानी कि रूह को खाने वाला। और उस सिविलाइजेशन का ये कहना था कि उस क्रीचर को गॉड ने हेवन से भेजा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये क्रीचर गॉड ने भेजा है या फिर हेवन से आया है, क्योंकि इसकी हरकतें तो बिल्कुल हेल वाली थी। खैर इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं और ऐसे ही वो वापस से वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं, यानी कि क्रिप्ट तक आ जाते हैं। अब वहां पर ढेर सारा खून पड़ा हुआ था और अंदर पोलो के घोड़े की डेड बॉडी भी थी, यानी कि उसको भी इसी क्रीचर ने मारा था। खैर बर्थियर अब खुद अंदर जाता है और आमिर भी उसके साथ अंदर चला जाता है। अब अंदर जाते ही बर्थियर एक लीवर खींचता है जिससे कि दरवाजा लॉक्ड हो जाता है और क्योंकि अंदर वो क्रीचर नहीं था तो इसका साफ मतलब है कि वो बाहर ही है और एंट्रेंस भी एक ही है जिसे उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अब बर्थियर कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि असल में रोलैंड और बाकी यानी कि मिगुएल वगैरह यहाँ से निकलने के बाद उसे खत्म करने वाले थे। खैर बाहर अब रोलैंड, मिगुएल और लुई उस डोर को ओपन करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके बाद उस जगह पर मशाल की रोशनी करने पर उन्हें वहां वॉल्स पर कुछ टेक्स्ट मिलते हैं जिनसे उन्हें उस क्रीचर के बारे में और पता चलता है। इन टेक्स्ट के हिसाब से उस क्रीचर जैसे 9 और हैं और वो ताबूत के अंदर बंद हैं और दुनिया की अलग अलग जगहों के अंदर हैं और इन्हें फ्री होने के लिए मास्टर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। खैर अब बर्थियर ये कहता है कि हो सकता है कि उस क्रिप्ट के अंदर ही कहीं पर एग्जिट होगा, इसलिए वो डायरेक्शंस उन्हें क्रिप्ट तक ले आई है। यहाँ पर वो दोनों ही जा रहे होते हैं कि तभी वो उस घोड़े को हिलते हुए देखते हैं और उस घोड़े की डेड बॉडी में से वो क्रीचर निकलता है। अब बर्थियर उस क्रीचर से बात करता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो बहुत ही शानदार है, वो ताकतवर है और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। और ऐसे ही वो क्रीचर बर्थियर को गले लगाता है, लेकिन शाबाशी देने के लिए नहीं है बल्कि उसे कुचल कर मारने के लिए। खैर वो बर्थियर को दबा दबा कर मारने के बाद आमिर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सही समय रहते रोलैंड डोर ओपन करके आमिर को बचा लेता है। यानी कि यहाँ पर बर्थियर जो मस्का इस क्रीचर को लगा रहा था वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये क्रीचर इंसानों से भी पहले का है। वो सब कुछ जानता है कि इंसान अपने फायदे के लिए क्या क्या कर सकता है। यानी कि ये चापलूसी हर जगह नहीं चलेगी। कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो चापलूसी कर करके आगे चले जाते हैं, लेकिन ये बाद में काम नहीं आता। एनीवेज अब बाहर निकलकर लुई और आमिर के बीच बहस हो जाती है और आमिर डायमंड्स के बारे में बता देता है और रोलैंड वो डायमंड्स अपने पास रख लेता है। और सबसे बड़ी बात कि ये डायमंड्स असल में पोलो, बर्थियर और सेंथनी के परिवार को मिलने थे। खैर उधर हम उस क्रीचर को देखते हैं जो कि उस क्रिप्ट से बाहर आ चुका था। इधर आमिर बाकी सबको लेकर एग्जिट को ढूंढने लगता है और वो डायरेक्शंस दोबारा से चेक करता है और तभी उन्हें कुछ आवाज आती है तो सब अपनी लाइट्स बंद कर देते हैं, लेकिन लुई अपनी लाइट ऑन कर देता है और वो क्रीचर ठीक उनके सामने था। अब मिगुएल उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो क्रीचर काफी भयानक था। वो अपने हाथों से ही मिगुएल का गला चीर देता है, फिर वो लुई को भी उठाकर ले जाता है। ये देखकर रोलैंड आमिर को वहां से भागने के लिए बोलकर खुद उस क्रीचर पर हमला कर देता है। आमिर एक जगह पर जाकर छुप जाता है और उसको लग रहा था कि सभी मारे गए, लेकिन रोलैंड अभी जिंदा था। खैर आमिर को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। वो रोलैंड से कहता है कि उन्हें उस क्रीचर को बाहरी दुनिया में जाने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वो बाहर चला गया तो वो इंसानी दुनिया पर कहर ला सकता है। अब इस बात को लेकर उनके बीच बहस हो जाती है कि वो क्यों उसको रोकें, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। वो दोनों ही एग्जिट को ढूंढते हुए एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी के माइनर्स के भी स्केलेटन्स थे। खैर अब यहाँ पर रोलैंड ये कहता है कि वो लोग सैक्रिफाइस पिट से होते हुए भी तो बाहर आ सकते हैं। तब आमिर को याद आता है कि बर्थियर ये डायरेक्शंस लेफ्ट से राइट पढ़ रहा था, जबकि अरबिक में राइट से लेफ्ट पढ़ा जाता है और अब उनको सही डायरेक्शंस पता थी। अब वो दोनों बाहर निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी एक होल में से वो क्रीचर आमिर को पकड़कर अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसको बहुत टाइम से कोई सैक्रिफाइस नहीं मिला था, इसलिए यहाँ पर उसे इंसानी मांस की भूख थी, या फिर ये कहें कि किसी भी मांस की, क्योंकि उसने हॉर्स को भी मार दिया था। खैर अब रोलैंड उन डायरेक्शंस की हेल्प से उस पिट तक पहुंच जाता है और आमिर की आंख भी खुल जाती है और वो किसी और ही जगह पर था। तो वो आगे बढ़ता जाता है और आगे जाने पर उसे वही क्रीचर मिलता है जिसने जिंदा लुई को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। और अब वो क्रीचर ऐसे ही मस्ती मस्ती में एक ही हाथ से लुई का सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है।
अब तभी आमिर नीचे से एक स्पीयर हेड को उठा लेता है और वो उस क्रीचर से ये पूछता है कि उसे आखिर चाहिए क्या। तो वो क्रीचर लुई के हेड से टेलीपैथिकली बात करता है और बोलता है कि उसे आमिर का मास्टर सैक्रिफाइस चाहिए, क्योंकि आमिर ने ही उसका ताबूत खोला था तो वो उसका मास्टर है और उसके सैक्रिफाइस देने के बाद मास्टर सैक्रिफाइस कंप्लीट हो जाएगा और वो फ्री हो जाएगा। यहाँ पर आमिर स्मार्टनेस दिखाता है और वो उस क्रीचर को बातों में फंसाकर उसके पास जाता है और वो स्पेयर हेड उस क्रीचर की बॉडी में स्टैब कर देता है। फिर वो वहां से भागने लगता है और ऐसे ही वो पिट तक पहुंच गया था और वहां पर रोलैंड भी होता है। वो दोनों ही उस टनल के अंदर डायनामाइट्स को फिट कर देते हैं और ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन ट्रिगर बॉक्स का हैंडल नीचे ही रह गया था। तो वो दोनों अब टनल में वापस नीचे आते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन ही ऐसा करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है और टनल के अंदर चढ़ने लगता है। सो अब रोलैंड और आमिर के पास एक ही रास्ता था कि वो दोनों क्रीचर के साथ ही मर जाएं और वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ट्रिगर को स्टार्ट करने लगते हैं और जैसे ही वो क्रीचर उनके पास आता है वो ट्रिगर ऑन कर देते हैं और सारी टनल टूट जाती है और वो क्रीचर भी वहीं फंस जाता है। एंड हम जानते हैं कि ये क्रीचर इतनी आसानी से नहीं मर सकता, लेकिन आमिर और रोलैंड मारे जाते हैं। और इन दोनों ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि आमिर ने ही वो ताबूत खोला था और अगर उस क्रीचर को आमिर का सैक्रिफाइस मिल जाता तो ये क्रीचर धरती पर निकल सकता था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म।